डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने पढ़ना है वो है ज़ियाउल हक यानी कि जो फोर्थ रजीम है इन द कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1977 टू 1988। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैं बताया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट जो है वो 1977 में इलेक्शन हुई तो उसके रिज़ल्ट में एक नेशनल अलाइंस बना था अंडर द लीडरशिप ऑफ मौलाना मुफ्ती महमूद। और उन्होंने जब इलेक्शन का रिज़ल्ट है इलेक्शन के रिज़ल्ट को बाइकआउट किया, बाकायदा एक मूवमेंट स्टार्ट की निज़ाम मुस्तफ़ा के नाम से, और जिसकी वजह से है मुल्क में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने माशरा लगा दिया और ज़ियाउल हक ने माशरा लगा दिया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया। जब ज़ियाउल हक ने माशरा लगाया तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म कर दिया। जो सेनेटर थे, इनके चेयरमैन ऑफ सेनेट थे गुलाम सहाब खान को जो है टेक केयर यानी कि एज एड हॉक बेसिस में पाकिस्तान का प्रेसिडेंट बना दिया गया। अगर हम मेजर एक्सपेक्ट्स देखें ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट के, तो उनके जो सबसे पहला उन्होंने काम किया जो इम्पोर्टेंट था वो था सेटिंग अप ऑफ शरिया कोर्ट। एक शरिया कोर्ट बनाई गई जिसमें उलमा को प्लेस किया गया एज अ जजेस। उनका काम था जितने भी डिसीजंस उनको देखें कि वो इस्लाम और हदीस के मुताबिक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, यानी कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजंस जो लिए जाते थे उनकी हेयरिंग करना, उनकी इंटरप्रिटेशन देखना और वही देखना कि जितने भी लॉज हैं वो इस्लाम के अकॉर्डिंगली हैं या नहीं है। तो सेकंड उन्होंने काम किया था वो था शरिया ऑर्डिनेंस जो है वो इम्प्लीमेंट किया था, जिसके अकॉर्डिंगली जितने भी किस्म के काम है स्टीलिंग, ड्रिंकिंग अल्कोहल, रेप और अदर क्राइम्स जो हैं उनको देखा जाए अंडर द शरिया लॉ, यानी कि शरिया लॉ में क्या इनके लिए सज़ाएं हैं, यानी कि रेप करने के लिए रेपिस्ट के लिए क्या सज़ा है, चोरी करने की क्या सज़ा है, शराब पीने की क्या सज़ा है, इन सब की सज़ाएँ जो हैं अकॉर्डिंग टू शरियत लॉ इम्प्लीमेंट की जाए। उसके बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़ियाउल हक ने ज़कात एंड उशर का ऑर्डिनेंस जो है वो इशू किया, जिसके अकॉर्डिंगली जो सूद का सिस्टम था वो ख़त्म किया गया, ज़कात का सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया और बाकायदा बैंकिंग सिस्टम को रिवाइज़ किया गया। ठीक है, यानी कि फ़र्स्ट रमज़ान ऑन एवरी ईयर जो थे वो 2.5% ज़कात की डिडक्शन की गई। इस तरह से उन्होंने 10% उशर की डिडक्शन की गई फ्रॉम द एनुअल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वॉज स्टार्टिंग इन 1938, यानी कि जितनी भी चीज़ें थी पूरे बैंकिंग के सिस्टम को जो था उन्होंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लामिक वे में जो है कन्वर्ट करने की एफर्ट की गई। उसके बाद इंटरेस्ट का यानी कि सूद का खात्मा कर दिया गया, जितने भी सेविंग अकाउंट थे वो पीएलएस अकाउंट में कन्वर्ट कर दिए गए। फिर इस्लामियात पाकिस्तान स्टडीज़ की एजुकेशन को जो है वो कंपल्सरी कर दिया गया, जिसमें बीए लेवल तक यानी कि जितने भी बीए तक के स्टूडेंट हैं वो तमाम के तमाम जो पाकिस्तान स्टडीज़ इस्लामियत लाजमी पढ़ेंगे। जो 6 उनका जो एक अरेंजमेंट उन्होंने की थी अपने दौरे हुकूमत में वो था कि पेयर्स अरेंजमेंट, यानी कि जितनी इंस्टीट्यूशन है चाहे वो पब्लिक हैं प्राइवेट हैं वो किसी भी तरह से हैं वो ये मेक श्योर करें कि वो अपने अपने इदारों में जो है वो नमाज का एहतमाम करा रहे हैं, बाकायदा नमाज हो रही है, नमाज ब्रेक हो रही है, जिसमें वो मेक श्योर करें कि जितने भी वर्कर्स हैं या ऑफिसर्स हैं वो नमाज पढ़ें। उसके बाद जो 7 था वही था एहतमाम रमज़ान ऑर्डिनेंस, यानी कि रमज़ान में अगर लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के अलावा कहीं भी खाते पीते पकड़े जाते थे तो उनको जेल कर दिया जाता था, उनको 500 रुपये फ़ाइन कर दिया जाता था। इसी तरह जो है डिफरेंट रिलीजियस स्कूल जो है मदरसा जो है वो इस्टेब्लिश किए गए, जिनको बाकायदा ग्रांट्स एलोकेट की गई और कहा गया कि वो उनकी जो डिग्रीज़ हैं वो इक्वल टू MA होगी। जो 9 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो कंपल्सरी स्टडी ऑफ अरबिक लैंग्वेज को कंपल्सरी कर दिया ग्रेड 6 से 8 तक कि हमने अरबिक लैंग्वेज सीखनी है। 10th जो उनका एस्पेक्ट था उनके रजीम का वो था इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी उन्होंने इस्टेब्लिश की, जिसका काम ये था कि डिफरेंट लॉज को, डिफरेंट चीज़ों को जो मज़ीद रिसर्च करें, लॉ में इस्लाम में रिसर्च करें, इस्लामिक लॉज में रिसर्च करें, इस्लामिक लर्निंग में रिसर्च करें। सेटिंग अप ऑफ शरीयत फैकल्टी जो थी वो 11th एजेंडा थी ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट का, जिसमें उन्होंने कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बाकायदा एक डिपार्टमेंट बनाया, टीचर्स को फैसिलिटी प्रोवाइड की, वो हदीस, फ़िक़्ह, इस्लामिक लॉज के ऊपर जो है रिसर्च करें, बच्चों को पढ़ाएं कि लॉ क्या है, हदीस क्या है, फ़िक़्ह क्या है, इस्लामिक लॉज क्या हैं। उसके बाद आ जाता है एरा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ मोहम्मद खान जुनेजो, जो ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट के अंदर ही आता है। जब ज़ियाउल हक ने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंड किया और पाकिस्तान को पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल में कन्वर्ट कर दिया गया और प्रेसिडेंट के पास कंप्लीट पावर्स आ गई। उसमें इसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि इलेक्शंस हुए तो पार्टीलेस इलेक्शंस थे, यानी कि किसी पोलिटिकल पार्टीज़ को अलाउ नहीं किया गया कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, और ये इलेक्शन जो है 1985 में हुए, जिसमें जो है फर्स्ट सेशन जो है वो
बुलाया गया, जिसके रिजल्ट में इनके जब इलेक्शंस हुए उसके रिजल्ट है, उसका जो पहला सेशन था वो 23 मार्च 1985 को बुलाया गया, जिसमें जनरल ज़िया-उल हक ने एज अ प्रेसिडेंट जो है वो ओथ लिया। और क्योंकि पाकिस्तान को पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया और तमाम के तमाम पावर प्रेसिडेंट के पास थी, इसीलिए ज़िया-उल हक ने जो है खुद अपने पास प्रेसिडेंट का ओहदा रखा और मोहम्मद खान जुनेजो को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाया। अच्छा, मोहम्मद खान जुनेजो की एरा में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो फॉलोइंग है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जो है माशरे अपलिफ्ट कर दिए, यानी कि जुनेजो ने डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान में अब और ज़्यादा कोई और यानी कि अब ज़्यादा माशाल्लाह नहीं रहा, या माशाल्लाह ख़त्म कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल कर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट्स की दी गई हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही थी कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट से सारी प्राइम मिनिस्टर सारी पावर्स लेके प्रेसिडेंट को दे दी गई थी। इसी सेकंड जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो मोहम्मद खान जुनेजो ने एज अ प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान के थे लेकिन मुस्लिम लीग के वो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, और उन्होंने क्या किया, मुस्लिम लीग को एक्सपेंड करने की कोशिश की, इसकी मेंबरशिप को एक्सपेंड करने की कोशिश की, मुस्लिम लीग को दोबारा से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, उनके डिफरेंट ऑफिसर्स को जो ऑफिस थे उन्होंने उसको ओपन किया थ्रू आउट द पाकिस्तान, और मुस्लिम लीग को एज ए पोलिटिकल पार्टीज जो है दोबारा से उन्होंने इस्टेब्लिश किया। उसके बाद जो है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मोहम्मद खान जुनेजो आ जाता है। मोहम्मद खान जुनेजो एक मोडेस्ट, ऑनेस्ट और नेशनल स्पिरिट वाले बंदे थे, जिन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए, जैसे 7 मरला स्कीम है, 5 पॉइंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं, उन्होंने ऑर्फन हाउसेज ओपन किए, उन्होंने यूनिवर्सिटी स्कूल्स की डेवलपमेंट के लिए काम किए, उन्होंने डिफरेंट डिज़ास्टर्स कैंप को इस्टेब्लिश किया, जैसे कि ओशरी कैंप है, और ये लोकेट करता है रावलपिंडी इस्लामाबाद में 1988 में, जब एक आम डिपोट जो है वहाँ पर आग लगी, यानी कि जहाँ पे असला रखा जाता है वहाँ पे आग लगी, तो वहाँ पर उन्होंने बाकायदा डिजास्टर कैंप बनाया और डिफरेंट उन्होंने टूर्स भी किए थ्रू आउट अपने रेजीम। और जब इंसिडेंट हुआ तो तब प्राइम मिनिस्टर जो थे वो टूर पे थे, लेकिन जैसे वो वापस आए तो उन्होंने बाकायदा की इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, जिस टीम को काम दिया गया कि ये बताएं कि इस कैंप में आग कैसे लगी और जो है ना फौरी तौर पे रिपोर्ट करें जो है प्रेसिडेंट को। अच्छा, अब अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि मुल्क में 2 इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ आ गई थी, एक तो जुनेजो, दूसरा जो है ज़िया-उल हक। ज़िया-उल हक जो है वो तमाम पावर्स अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन जुनेजो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, वो पॉलिटिकली अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कर रहे थे, आउट उनके पास कोई पावर्स नहीं थी, लेकिन वो टूर्स करते थे, वो जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो विज़िट करते थे। इस तरह से उनकी जो पावर्स थी वो ज़्यादा एक्सपेंड होगी, यानी कि वो जो ज़िया-उल हक थे वो मोहम्मद खान जुनेजो को अपने लिए पोटेंशियल थ्रेट दिखने लगे। वो ये समझते थे कि जुनेजो जो है वो मेरी पावर्स को जो है वो ओवर रूल कर रहा है, या मुझे वो जो है वो साइडलाइन कर रहा है। इसकी बेस में ज़िया-उल हक ने मोहम्मद अली जुनेजो को उनको बाकायदा उनकी असम्बली को डिसमिस कर दिया, उनकी कैबिनेट को डिसमिस कर दिया और उनको जो है उनके ओहदे से हटा दिया, ठीक है। और इसलिए मोहम्मद अली खान जुनेजो है वो 3 साल तक पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे। आगे जो है जो चीज़ें आ जाती हैं जो हमने विटनेसाइज की ज़िया-उल हक के दौर में, उसमें सबसे पहले आ जाता है अफगान जहाद और फिर रिफ्यूजी की प्रॉब्लम, उसका इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। अफगान जहाद स्टार्ट होता है जब अमेरिका और रशिया की कोल्ड वॉर जो है वो अफगानिस्तान तक आ जाती है और रशिया जो है वो अफगानिस्तान पे अटैक करने वाला होता है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस चीज़ के लिए बड़ी ज़्यादा अपने आप को थ्रेट महसूस करती है कि हो सकता है कि फ्यूचर में जो है वो रशिया जो है वो पाकिस्तान पर भी अटैक कर दें। इसी बेस पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट अंडर ज़िया-उल हक जो है मुजाहिदीन को इस्टेब्लिश करती है, मुजाहिदीन का ग्रुप इस्टेब्लिश करती है, उनको जो है ट्रेन करती है, वह बाद में मुजाहिदीन को जो है वो अफगानिस्तान भेजती हैं, जो वहाँ जाके फ़ाइट करते हैं और रशिया को डिफीट करते हैं। अमेरिका उसी पूरे सिनेरियो में अमेरिका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, पाकिस्तान को फाइनेंशियली भी, मिलिट्री एड भी बहुत ज़्यादा देता है, पाकिस्तान को डिफरेंट इक्विपमेंट्स देता है लोगों को ट्रेन करने के लिए, मुजाहिदीन को ट्रेन करने के लिए, इन ऑर्डर टू कैटर द इन्फ्लुएंस ऑफ रशिया। एंड दी एंड जिनीवा अकॉर्ड होता है बिटवीन द अमेरिका एंड रशिया, जिसके थ्रू जो है रशिया जो है वो अफगानिस्तान से विड्रॉ कर जाता है 1989 में, और इस तरह से जो है अफगान जहाज़ जो है, यानी कि जहाँ से पाकिस्तान से मुजाहिदीन वहाँ गए होते हैं, वो उनका जहाज़ जो है ख़त्म हो जाता है। लेकिन जिनीवा अकॉर्ड तो हो गया और जंग भी ख़त्म हो गई।
उसका इम्पेक्ट पाकिस्तान में ये हुआ कि पाकिस्तान में ने जब अपने बॉर्डर अफ़गानिस्तान के लिए खोले और यहाँ से अपने मुजाहिदीन वहाँ भेजे, तो जब पाकिस्तान ने बॉर्डर खेले तो वहाँ से कम से कम नहीं मोर देन 30 लाख जो है वो अफगान रिफ्यूजीज़ जो है पाकिस्तान में आ गए। पाकिस्तान उनको शेल्टर दिया, उनको फूड दिया, उनको प्रॉपर लुक आफ्टर दिया, लेकिन उसका जो है पाकिस्तान की इकॉनमी पर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट हुआ। लेकिन इंटरनेशनली ज़ियाउल हक को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया अफगान जहाद के लिए भी, और जो है अफगानिस्तान से आए हुए माइग्रेटेड लोगों को वेलकम करने के लिए भी। ज़ियाउल हक का जो दौर है वो एक प्लेन क्रैश के रिज़ल्ट में ख़त्म होता है। ज़ियाउल हक ने तकरीबन 11 साल पाकिस्तान में हुकूमत की, जिसमें जो है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को रीस्टैब्लिश किया, पार्टी लेस इलेक्शन करवाए, जुनेजो की गवर्नमेंट ख़त्म की, और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आती है वो इस्लामाइजेशन आ जाती है, जहाँ अफगान जहाद आ जाता है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। ज़ियाउल हक के प्लेन क्रैश जो है वो उनकी एरा की, उनके रजीम की एंड जो है उसने मार किया। ज़ियाउल हक का जब प्लेन क्रैश हुआ तो उसके साथ 31 अदर जो ऑफिशियल्स थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेटी थे, उनकी भी डेथ हुई। और इस तरह से ज़ियाउल हक का जो एरा था वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद जो है बेनज़ीर भुट्टो का एरा स्टार्ट होता है।